रहे थे उन्होंने अंग्रेजों का स्वागत किया। हमेशा तो शक्ति के साथ रहे, जो शक्ति रही उसी के साथ हमेशा रहे। जो सत्ता केंद्र है उससे जुड़े रहने की कोशिश की और अपने राज्य की हिफाजत की। तो एक ऐसा शहर भी देखा मैंने। तो मेरा बलरामपुर लिखते हुए ये सारी बातें मेरे दिमाग में थी और मैं एक तुलनात्मक अध्ययन भी कर रहा था कि मेरे इलाके में और इस इलाके में क्या फर्क है। तो इसीलिए तो मेरा बलरामपुर किताब लिखते हुए मैं जोखिम उठा रहा था। बहुत सारे लोगों की नाराजगी मोल ले रहा था। मैंने हिंदी के जिस तरह के प्रोफेसर्स को देखा था वो हमने MLK कॉलेज में नहीं देखा। हमने देखा कि भाई उनमें तो हमसे पहले जो हिंदी पढ़ाने वाले लोग थे उनमें रसिकता बहुत ज्यादा थी। जी एक बार फिर से आपके किशोरावस्था की तरफ लौटते हैं। जी किशोरावस्था में आपने पंडिताई या पुरोहिताई से भी आप जुड़ गए, दान दक्षिणा को? बिल्कुल। देखिए असल में देखिए मैं आपको बताऊं कि जी साहित्य एक ऐसी कला है, एक ऐसा वो माध्यम है ना जिसमें आप अपने जीवन के बारे में, समाज के बारे में झूठ नहीं बोल सकते। जी हाँ उसमें अगर सच्चाई से दूर होंगे ना तो चीजें आपकी जो लिखेंगे पढ़ेंगे ना वो ऑथेंटिक नहीं होंगी, प्रामाणिक नहीं होंगी। मैं वही अब भी जो आपकी वो अपील नहीं करेंगे। जैसे मैंने उन सारी बातों को खोल के रखा है हमारे गांव में भी कि भाई मैं कोई दलित परिवार में तो पैदा नहीं हुआ था। जी मैं कोई पिछड़ा परिवार में तो पैदा नहीं हुआ था। जी मैं अपने गांव में एक पुरोहित परिवार में पैदा हुआ था। हमारा जो पूरा गांव है उसमें जो हम लोगों का परिवार है या हमारे जो भाई और गोतिया हैं 10-20 घर पांडे परिवार, हम लोग पूरे गांव के पुरोहित थे। जी पूरे इलाके के पुरोहित माने जाते थे। तो ये हकीकत है कि जब हम लोग छोटे छोटे थे 5 साल के 7 साल के तो गांव में अन्य लोग जो थे ब्राह्मणों में भी ऐसे थे जैसे तिवारी लोग थे जी दूसरे गोत्र के या अन्य जातियों के लोग थे, वो पैर छू के प्रणाम करते थे। और हम लोगों को बचपन से ही मतलब इस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी कि हम लोग 8 साल 10 साल के थे तो जाकर के बगल के गांव में यादवों का गांव था भरौली, तो वहाँ हम लोग जाकर के सत्यनारायण की कथा बांट के चले आते थे दान दक्षिणा लेकर के। बाद में मैं विवाह भी कराने लगा, बाद में दाह संस्कार, बाद में वो श्राद्ध वगैरह भी मैं कराने लगा। इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप प्रारंभ से सब किशोरावस्था से कराने लगे और अपने काव्य संग्रह अभी भी में लिखते भी हैं, तो बात यह थी क्या जो एक वितृष्णा आपके मन में पैदा हुई इन कर्मकांडों को लेके, तो वो दान दक्षिणा न मिलने के कारण, अपेक्षित न मिलने के कारण ऐसा छूट हुआ? नहीं, दोनों तरह की बातें थी। जैसे हमने देखा कि लोग कहते थे ना कि जाइए ब्रह्म स्थान पर जाके कथा कहाइए, जी आपको दक्षिणा हम लोग दे देंगे। तो वहाँ कोई रहता नहीं था, सारा सामान वामान लेकर हम लोग जाते थे, कथा पढ़ करके और यजमान को बता देते थे। तो हमको लगा कि ये बहुत जीवन का रास्ता जो है वो बहुत सुखद नहीं है, ये बहुत ही बढ़िया काम नहीं है, उससे हमको संतुष्ट नहीं मिली। और दूसरी बात की दान दक्षिणा को लेकर के भी लोग उपेक्षा करते थे। अच्छा तो किशोरावस्था का जो एक मन होता है उसमें फिर इन सारी चीजों को लेकर आपके मन में? तो हम धीरे धीरे मैं वहाँ से निकला, आरा में इंटर में पढ़ने के लिए चला गया। तो वहाँ जाने के बाद बहुत सारे लेखकों से, बहुत सारे ऐसे लोगों से जो आधुनिक विचारों के थे उनके मैं संपर्क में आया। तो धीरे धीरे अपने पिछले जीवन के इस तरह के कामों से मैं अलग होता गया। तो आपके में गोला बाबा जी एक है, उनके बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूं। वो तो हमारे जो गोला बाबा थे, दरअसल उसमें तुमने लिखा ही है कि
वो बचपन में बनारस रहते थे। हाँ। वहाँ से जब भी आते थे तो लोटे में भर भर के रसगुल्ला लाते थे। अच्छा। तो उनको हम लोगों ने, घर के बच्चों ने कहना शुरू कर दिया, रसगुल्ला से गोला बन गया। अच्छा। हाँ, वो बाबा जो रसगुल्ला लाते हैं। उनकी तो धारणा थी जी, उनकी धारणा थी कि जी वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। जी जी। बनारस में रहते थे और उनका घर पर बहुत बड़ा दबदबा था, बड़ा उनका एक आतंक भी था, शौक भी था। तो हमने हमारे गांव में तो उन लोगों के बारे में हमने ज्यादा लिखा है कि किस तरह से पुरानी पीढ़ी से एक तरह से हमारा वैचारिक मतभेद भी शुरू हुआ आगे चल करके, जब मैं आरा रहने लगा। जैसे हमारे बाबा कहते थे ना कि तुम हिंदी क्यों पढ़ रहे हो, संस्कृत क्यों नहीं पढ़ते हो। तो मैंने कहा कि भाई हमारी इच्छा, हमारी पसंद, मैं हिंदी पढ़ के अपना करियर बनाना चाहता हूँ। तो हिंदी भी कोई भाषा है, हिंदी तो सब लोग बोलना जानते हैं। संस्कृत पढ़ो, संस्कृत के बदले अंग्रेजी पढ़ो, लेकिन हिंदी कौन सी भाषा है, हिंदी में कौन सा दमखम है। तो मैं बराबर, तो हमने कहा कि आप हिंदी बता देंगे क्या, इतना आसान है हिंदी को पढ़ लेना। तो हमने बाबा को चुनौती दी, हमने कहा कि निराला की राम की शक्ति पूजा पढ़ करके आप उसका हमको भावार्थ बताइए। फिर अभी हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया राम, रावण का अपराजेय समर। तो हमने कहा कि ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया, तो ज्योति का पत्र क्या है कविता में। तो हमने देखा कि बाबा निराला की कविताओं में जो लाक्षणिकता थी, जो व्यंजना थी, जिन्होंने कालिदास को पढ़ा है, जिन्होंने संस्कृत साहित्य पढ़ा है, वो उसकी व्याख्या करने में चूक गए। अच्छा। हाँ, वो नहीं बता पाए। तो उसके बाद क्या उनके जो विचार थे उसमें कोई परिवर्तन आपने देखा? फिर उन्होंने देखा कि धीरे धीरे वो चुप होते गए, उन्होंने हमको टोकना बंद कर दिया। अच्छा। फिर हमने एक अपने से रास्ता बनाया, हिंदी से बीए किया, एमए किया, रिसर्च किया, फिर उसमें मैं नौकरी भी पा गया। तो मैंने पुरानी पीढ़ी के लोगों से संघर्ष करते हुए अपना रास्ता बनाया और एक नया रास्ता बनाया, जो आगे चल करके बहुत से लोगों के लिए एक प्रेरक भी बना। हमारे गांव के बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को कहा कि तुम हिंदी से एमए कर लो जी, ये कर लो। और लोग उदाहरण देते थे कि देखो पढ़ लिख करके किस तरह से प्रोफेसर बन गए। तो हमने अपने से एक नया रास्ता बनाया और गांव में एक आदर्श बन गए लोगों के लिए। हाँ, जैसे हमारे यहाँ लोग कहते थे ना कि आजकल किसी की अच्छी नौकरी नहीं लग रही है। 1990 के बाद जब लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने जी, तो लोगों ने कहा कि बिना घूस के तो नौकरी किसी को मिलेगी नहीं जी। लेकिन 1996 में मार्च में उच्च शिक्षा आयोग से इलाहाबाद से पता चला कि मेरा सिलेक्शन हो गया उत्तर प्रदेश में जी। और उसके 6 महीने बाद बिहार में इंटरव्यू हुआ तो वहाँ भी सिलेक्शन हो गया। लेकिन मैं बिहार लौटा नहीं। हमने सोचा कि नहीं, हमको अच्छा कॉलेज मिल गया है, उत्तर प्रदेश हमको बढ़िया लगा, अच्छा लगा। तो हमको लगा कि बिहार नहीं लौटना चाहिए। तो वहाँ तो लोगों ने कहा कि भाई आपका कैसे हो गया। तो उसमें हुआ ये था ना कि बिहार में उच्च शिक्षा सेवा आयोग जो है, उसमें लोगों ने यूजीसी के पास लिखा पढ़ी की थी कि लालू यादव के रहते हुए करप्शन होगा। तो इसलिए उसमें यूजीसी ने लेक्चरर का इंटरव्यू लेने के लिए नामवर सिंह को भेजा था। तो नामवर सिंह ने कहा कि हमारे रहते हुए तो धांधली नहीं हो पाएगी जी। तो उनके रहते जो है धांधली नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि हम तो मेरिटोरियस लड़कों को चुनेंगे जितने लोगों को जानते हैं, और जो सीटें बच जाएंगी तो फिर देखा जाएगा और नेताओं की पैरवी देखी जाएगी जी जी। तो नामवर सिंह ने प्रतिभाशाली बच्चों का चयन किया, छात्रों का चयन किया। और उस दौर में बहुत सारे लोगों को नौकरी मिली जो योग्यता रखते थे, मेरिट रखते थे।
आपने नामवर जी का नाम लिया और उसना के क्षेत्र के सबसे बड़े मतलब हस्ती जो है, तो यहीं से एक बात और निकलती है कि जैसे कविता और आलोचना आपकी साहित्यिक यात्रा के मुख्यतः दो संगी साथी हैं, तो इनमें से कौन आपके ज़्यादा समीप है और क्यों? देखिए, ऐसा है ना कि शुरू से मैं कविताएं लिखता रहा हूँ या सृजनात्मक गद्य का लेखन करता रहा हूँ, लेकिन अगर आप अधिक पढ़ेंगे, अधिक स्वाध्याय करेंगे, तो सीधी सी बात है कि आप में एक तरह की प्रखरता आएगी, तीक्ष्णता आएगी। आप अन्य की रचनाओं पर भी अपने विचार प्रकट करेंगे, कुछ लिखेंगे, पढ़ेंगे। तो मेरा मानना है कि एक बेहतर पाठक होना ही आपको एक बेहतर आलोचक भी बना देता है। हाँ, इसके मूल में है मेरा ज्यादा लिखना पढ़ना। जैसे हमने कहानियां बहुत पढ़ी हैं जी। जैसे हम लोग बीए में थे तो उन दिनों सारिका पत्रिका निकलती थी, उसके संपादक थे कन्हैयालाल नंदन जी जी। सारिका में संपादन से कमलेश्वर जी हटे थे, तो कन्हैयालाल नंदन उसके संपादक बने थे, और बाद के दिनों में अवध नारायण मुदगल बने जी, जो चित्रा मुदगल के पति थे। अच्छा, अभी तो चित्रा मुदगल है, उपन्यास लिखती हैं, आपने नाम सुना होगा जी, बहुत अच्छी तरह। आवा उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, या नाला सुपारा या नकटुआ इधर आया है उनका उपन्यास। तो वो कविताएं आदमी अपने जीवन समाज के संदर्भों को देख करके लिखता है। तो आलोचक और जी नहीं, आपके जो आसपास का जीवन है, जो प्राकृतिक परिवेश है, उससे अनुभूत करके आप कविता लिखते हैं जी। लेकिन जब आप दूसरों का लिखा हुआ जी, या जो परंपरा से हमको मिला हुआ है साहित्य, उसको ज्यादा पढ़ने लिखने लगते हैं, तो स्वतः इतने अच्छे आप पाठक बनेंगे, उसी हिसाब से आपके अंदर एक आलोचना की नई दृष्टि भी विकसित होती चली जाती है। तो आलोचक और कवि की भूमिकाओं का जो आप निर्वहन करते हैं, तो उसमें कोई असहजता भी महसूस करते हैं? दोनों के बीच सामंजस्य कैसे बनाए रखते हैं? वैसे देखिए, मुझे कविता लिखना हमेशा जैसे अच्छा लगता है। अच्छा। और आलोचना में विवाद खड़ा होने का हमेशा एक वो बना रहता है, एक अंदेशा बना रहता है। जैसे हमने बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से, लगन से भी जो आलोचना लिखने की कोशिश की, तो उसको लेके भी बहुत लोग सहज नहीं थे, आपत्तियां आती हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ जी जी, कि 2012-13 में जी एक कवि को मिला भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार जी। वो लड़का बलरामपुर का ही था, कुमार अनुपम जो साहित्य अकादमी में है, वही नौकरी पा गया है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जब थे साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, तो उन्होंने जी उसको वहाँ नौकरी दे दी जी। तो उनकी कविता पर जो पुरस्कार मिला, तो हमने देखा, करें ये तो ऐसी कविता है जिस पर कई कवियों का प्रभाव है, कई कवियों के मुहावरों को, कई कवियों के वाक्यांशों को इसने चुरा लिया है सीधे सीधे, मौलिकता ही नहीं थी। तो जब मैंने साफ साफ लिखा है, समकालीन सरोकार उन दिनों एक पत्रिका निकालते थे, सुभाष राय और हरे प्रकाश उपाध्याय जी। तो 2013 की जनवरी का जो अंक था, उसमें वो छपा था जी। तो जब वो छपा, तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की है जी। हमारा लेख था नकल पैरोडी की अनुपम कला जी, जो वायरल हो गया था। अभी भी आप कहीं गूगल पर सर्च कीजिएगा, कहीं आपको दिख जाएगा। अच्छा जी। उसको हजारों लोगों ने पढ़ा था। तो दूसरी ओर बहुत सारे जो उनके समर्थक थे, जो उनके लोग थे, उन्होंने मुझे गालियां भी दी, विरोध भी किया मेरा कि आपको ऐसा लेख नहीं लिखना चाहिए।
ऐसी चोट नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से जब एकांत श्रीवास्तव वागर्स पत्रिका के संपादक थे तो मेरे कुछ लंबे लंबे लेख छपे जो समकालीन हिंदी कविता पर थे जी। तो उसमें भी मैंने देखा कि किसी का नाम छूट गया, किसी की चर्चा नहीं हो पाई तो लोग दुखी हो जाते थे। एक उदाहरण तो लखनऊ का ही है जो 2015 में जी 2014-15 में वागर्थ में जब एकांत श्रीवास्तव थे उसके संपादक जी हाँ, जो हम लोगों की पीढ़ी के कवि भी हैं, तो उन्होंने समकालीन हिंदी कविता को लेकर के एक बहस चलाई थी लॉन्ग 90s करके। लॉन्ग 90s 90 का लंबा दशक कि मतलब कविता में 90 के बाद जो कविता लिखी गई उसी का विस्तार अभी तक चल रहा है। तो उस श्रृंखला का समापन जब होना था तो उन्होंने कहा कि आप इसका समापन करिए। तो मैंने एक लंबा लेख लिखा 14-15 पेज का जो वागर्थ में छपा हुआ है। 2015 के जनवरी अंक में होगा, जहाँ तक मुझे मतलब स्मरण आ रहा है आइए मतलब आपसे बात करते हुए जी जी वो अंक है मेरे पास रखा हुआ है। हिंदी कविता के 50 साल यानी 1964 से लेकर के मुक्तिबोध की जो मृत्यु हुई 1964 में 1964 का जो साल है वो हमारे हिंदी साहित्य के लिए और भारत की राजनीति के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। एक और 1964 में हिंदी के एक बड़े कवि मुक्तिबोध की मृत्यु हुई जी। तो दूसरी ओर 1964 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी मृत्यु हुई जी। तो तीसरी ओर जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका भी बंटवारा हुआ 1964 में जी। सीपीआई से सीपीआईएम का भी गठन हुआ जी जी। तो बहुत ही उथल पुथल का दौर था। 62 में चीन ने हमला किया था, फिर 64 में नेहरू जी की मृत्यु ही हो गई। तो पूरा देश जो था वो सदमे में था, शोकग्रस्त था। हिंदी में भी मुक्तिबोध की जिस तरह से मृत्यु हुई अभाव में हॉस्पिटल में जूझते हुए, तो ये सारा कुछ बड़ा दर्दनाक था जी। तो वहां से लेकर के आज तक हिंदी कविता में यानी 2014 में 50 साल पूरे हो रहे थे, तो उसी पर एक लेख मुझे लिखना था जी। उसमें हमने कुछ कवियों का नाम छोड़ दिया। अच्छा। तो सवाल है कि आप कितने कवियों का नाम गिना सकते हैं? एक लेख में सभी को तो नहीं लिया जा सकता, कुछ तो नहीं। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा है उसमें रीतिकाल के बारे में उन्होंने कहा है ना कि रीतिकाल जो हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल है उसमें हजारों कवियों की पांडुलिपियों का उन्होंने अवलोकन किया था और अंत में उन्होंने कहा कि इनमें से 103 नाम मैं ले रहा हूँ। ये संख्या लिखी हुई है हिंदी साहित्य का जो इतिहास है जी जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखा हुआ जिसका प्रकाशन हुआ था 1929 ईस्वी में जी। ईस्वी सन के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो शुक्ल जी ने कहा कि 103 कवियों से ही काम चल जाएगा जी। जैसे छायावादी कविता लिखने वाले सैकड़ों कवि थे उस दौर में, लेकिन आप 4 कवियों का नाम जानते हैं ना, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी। तो कहा जाता है कि छायावाद की बृहद त्रयी, त्रयी में 3 कवि आते हैं, प्रसाद, पंत और निराला जी। और जब होता है कि 4 स्तंभ तो उसमें महादेवी वर्मा का नाम जुड़ जाता है जी। तो समकालीन हिंदी कविता में भी हजारों कवि कविता लिख रहे हैं। अगर कोई आप लेख लिखते हैं आज के दौर पर तो सारे कवियों का ही नाम गिनाने लगेंगे तो उसी से पन्ने भर जाएंगे जी। फिर भी कुछ लोगों ने बहुत बुरा माना और फिर जन संस्कृति मंच से भी अलग हो गया। अच्छा। कुछ लोगों को बुरा लगा कि आपने अपने संगठन के कवियों का नाम नहीं लिया। अच्छा। तो एक आलोचक की दृष्टि में जो सही लगा उसने वो लिखा। मैं अपनी बात तो पूरी करने, जैसे मैं कहना ये चाहता ना कि आलोचना कर्म एक ऐसा कर्म है ना जो असंख्य लोगों को नाराज ही करता है।
आलोचना से बहुत कम लोग खुश हो पाते हैं। जैसे कबीर दास ने लिख तो दिया कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन निर्मल हुआ सुभाए। तो कबीर कहते हैं कि निंदक को अपने करीब रखिए, बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि अपने आंगन में उसके लिए कुटी छवाइए, अपने घर में ही रखिए। और आलोचना ऐसी होती है कि आदमी का बिना पानी और साबुन के ही जो स्वभाव है वो धुल जाता है, स्वच्छ साफ हो जाता है। ये कबीर कहते हैं। आलोचना का इतना समादर करते हैं, निंदा का इतना समादर करते हैं, लेकिन हमारे आधुनिक जीवन में ऐसा नहीं है। इतनी सहिष्णुता लोगों में नहीं है। जो सहिष्णुता कबीर में थी वो एक आधुनिक जो मनुष्य का मन है उसमें आलोचना के लिए इतना स्पेस नहीं बचा है। हर आदमी अपनी प्रशंसा चाहता है, हर आदमी अपनी तारीफ चाहता है। जहाँ थोड़ी आपने आलोचना कर दी उसको अटपटा लगता है, बुरा लगता है। ये मैंने महसूस किया है। तो आलोचना से थोड़ी दूरी बनाना या आलोचना में उतना नहीं रम पाना, उसके पीछे ये सब भी कारण है। अच्छा, आपको एक दो बातें और बताता हूँ। जी कि मैं जिन कहानीकारों के संपर्क में आता था अपने युवा काल में जी, सब चाहते थे कि मैं उनके ऊपर एक लेख लिख दूं। जी, आरा में भी, अन्य जगहों पर भी, सभी जगहों पर देखा मैंने। लेकिन फिर मैंने देखा कि उन पर लिखने के बाद उनको उतनी खुशी नहीं हुई। अच्छा। हाँ, अगर आपने उनकी पूरी प्रशंसा नहीं की, उतनी तारीफ नहीं की, तो उनको उतना अच्छा नहीं लगा। लिखने के बावजूद असंतुष्ट रहे। हाँ, तो मेरे मन में कहीं ना कहीं से, देखिए मैं बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ ना कि कहने को तो लोग कहते हैं ना कि आलोचना भी एक रचना कर्म की तरह है। जी हाँ, आलोचना भी रचना रचने की तरह है। ये अच्छी बात है। अच्छी आलोचना के लिए कहा जा सकता है। जी, हमारी हिंदी में जैसे रामचंद्र शुक्ल हैं, उनकी आलोचना इतनी अच्छी है, तभी कितना विवाद होता है कि उन्होंने पंथ को महत्व नहीं दिया, तो निराला को महत्व नहीं दिया, तो उन्होंने प्रसाद को महत्व दिया, उन्होंने प्रेमचंद को महत्व नहीं दिया, बल्कि उन्होंने भगवती चरण वर्मा को ज्यादा महत्व दिया। रामचंद्र शुक्ल के लिए गोदान का उतना महत्व नहीं था जितना उनके लिए चित्रलेखा का महत्व था। तो आलोचना हमेशा विवादों में रहती है और हमेशा लगता है कि जैसे आलोचक से कुछ बातें छूट गई हैं। तो ये सब देख करके आप रामविलास शर्मा की आलोचना को ले लीजिए, नामवर सिंह की आलोचना को ले लीजिए, सब पे गहरे मतलब सवाल खड़े किए जाते हैं, विवाद खड़ा होता है। तो हमको लगता है कि नहीं, आलोचना कर्म एक जरूरी कर्म हो, लेकिन मेरे स्वभाव के उतना अनुकूल नहीं है। अच्छा, इसलिए आप कविता के ज्यादा करीब रहे। इसीलिए जैसे हमने देखा कि इतनी मेहनत के बाद भी, आलोचना लिखने के बाद भी लोग उतने प्यार नहीं करते हैं। जैसे आपने 10 कविताओं में एक अच्छी कविता लिख दी, एक 10-12 साल का लड़का भी अगर उसको कविता थोड़ी अच्छी लग गई ना तो खुश हो गया। और दूसरी बात की, देखिए हमारे यहाँ अभी भी आलोचना बहुत कम पढ़ी जाती है, कविताएं ज्यादा पढ़ ली जाती हैं, कहानियां उपन्यास ज्यादा पढ़ लिए जाते हैं, लेकिन आलोचना कम पढ़ी जाती है। आलोचना सिर्फ हिंदी विभागों में या जो एकेडमिक लोग हैं उन्हीं तक पहुँचती है। मान लीजिए वीरेंद्र यादव आलोचना लिख रहा है, तो एक प्रेमचंद पर जो या हिंदी उपन्यासों पर जो शोध कर रहा है कोई, मगर शोधार्थी है, तो उसके ज्यादा काम की चीज है। एक सामान्य पाठक आलोचना कम लिखता है। नहीं, जैसे इसको मैं ऐसे कहना चाहूँ कि एक हिंदी का हमारे समाज में जो सामान्य पाठक है वो रचनात्मक साहित्य ज्यादा पढ़ता है, जैसे कविताएं ज्यादा पढ़ता है, कथेतर गद्य ज्यादा पढ़ता है, कहानियां उपन्यास ज्यादा पढ़ता है, लघु कथाएं पढ़ता है, लेकिन वो आलोचना नहीं पढ़ता है। आलोचना वही पढ़ता है जो बहुत प्रबुद्ध है, जो बहुत जागरूक है, जो साहित्य से गंभीर रूप से जुड़ा हुआ है, लेखन कर्म से जुड़ा हुआ है। उसमें भी अगर आप पर कोई आलोचना लिखता है तो आप पढ़ेंगे, दूसरा उसको नहीं पढ़ेगा। तो ये ऐसी परिपाटी हमारी हिंदी में बहुत कम है।
आलोचना को लेकर के यहाँ हमारे यहाँ उस तरह का माहौल नहीं है जैसे आप पश्चिम के देशों में पाइएगा जी। अमेरिका और यूरोप में पाइएगा आलोचना को लेकर के। तो उस तरह का हमारी हिंदी में लोग उतने सहिष्णु नहीं है, उतने उदार नहीं है, उतने खुले हुए मन के नहीं है कि आलोचना को सहज भाव से स्वीकार कर लें। तो ये सब भी कारण हो सकता है आलोचना से दूरी पैदा होने का। जी। आपकी जो अब तक की साहित्यिक यात्रा है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, यही तो बात है कि आदमी कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। जी। जैसे इतनी जद्दोजहद के बाद भी, इतना कुछ लिखने पढ़ने के बाद भी, जैसे 3 कविता की किताबें हैं, अभी 2-3 आ सकती हैं अगर पांडुलिपियां बनाई जाए। जी जी। इसी तरह से बहुत सारे लेख हैं आलोचना के, अगर उनकी पांडुलिपियां बनाए तो 2-3 किताबें हो जाएंगी। जी। तो इतना कुछ के बाद भी जैसे मन में एक बेचैनी सी, एक गहरी छटपटाहट बनी रहती है कि अभी तो हमने उस तरह से लिखा ही नहीं, उतना कुछ लिखा ही नहीं जितना लिखा जाना चाहिए। जी। तो एक असंतोष बना रहता है अब भी। तो ये तो बात हो गई कि जितना मुझे कुछ लिखना पढ़ना चाहिए था उतना मैं लिख पढ़ नहीं पाया। अच्छा। ये एक मतलब हमारे दिमाग में हमेशा बात बनी रहती है, जैसे इतना कुछ पढ़ने के बाद भी लगता है जैसे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। जी। बहुत सारी पत्रिकाएं, किताबें अभी मैं पढ़ता रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छे साहित्य की अभी तलाश बनी हुई। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इतना कुछ लिखने और पढ़ने के बाद भी क्या मन में कभी आपका ये आप सोच पाते हैं कि आप अब अपनी सर्वश्रेष्ठ कोई रचना लिख चुके हैं? जैसे एक हम लोगों ने मिलजुल करके अपने मित्रों के बीच आकलन किया है। जैसे हमारे प्रकाशक है रश्मि प्रकाशन के जी हरि प्रकाश उपाध्याय जी, वो एक अच्छे कवि और लेखक भी हैं जी। उनकी कविता की 3-4 किताबें हैं। एक उपन्यास भी उनका है बखेड़ापुर जी जी, जो ज्ञानपीठ से छपा है, अब वाणी से आ गया है जी छप करके। तो उनसे अक्सर मेरी बात होती है तो मैं कहता हूँ कि अब तक मेरी जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई जी, उनमें कविता की एक पुस्तक मेरी सबसे ज्यादा बिकी, सामने से मेरे जी। 2017 में 500 प्रतियां इसकी छपी थी। फिर 2019 में इसका दूसरा संस्करण आ गया जी। तो जिस तरह से उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया और ऑनलाइन किताबों की बिक्री बहुत हुई। अच्छा। तो उसका इतने कम समय में तीसरा एडिशन आने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि ये किताब मेरी पढ़ी जा रही है सामने से मेरे। अच्छा। इसी तरह से भोजपुरी में जो मैंने 2 किताबें लिखी, कथेतर गद्दी जी, हमार गांव आपन आ रहा जी, तो मुझे लगा कि भोजपुरी में उतना मार्केट नहीं होगा, उतने पाठक नहीं होंगे, लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भोजपुरी में भी साहित्य का एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग बन चुका है। हमारी इन दोनों किताबों को लोगों ने मंगा करके पढ़ा जी। अभी कल परसों 2020 में कोरोना काल जब अपने चरम पर था तो हमारे गांव का प्रकाशन हुआ था जी। और 2023 में आपन आ रहा था जी। और दोनों की 500 प्रतियां छपी थी जी, जो पहला संस्करण था। लेकिन अभी कल परसों बता रहे थे हरि प्रकाश उपाध्याय की आपकी दोनों पुस्तकों को मैंने अमेजन से हटा दिया है, इनकी सारी प्रतियां खत्म हो गई। अच्छा। इसका दूसरा संस्करण निकालना है। ये तो बड़ी बात है। तो मुझे हिंदी में सामने से मेरे और भोजपुरी में हमार गांव आपन नारा से थोड़ी मतलब खुशी है जी कि इसको पाठकों का प्यार ज्यादा मिला है, मतलब इन्हें पाठकों ने ज्यादा पसंद किया जी। एक जो समकालीन कविता में जो स्वर आप देख पाते हैं, क्या उनसे आप संतुष्ट हैं? ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां, स्वर हैं जिन्हें आप आवश्यक समझते हैं लेकिन उन्हें विलुप्त पाते हैं? देखिए, लगातार हिंदी कविता में
हिंदी कविता, समकालीन हिंदी कविता का बहुत विस्तार हुआ है जी। इस दौर में फुलेल लिख रहे थे, चंद्रकांत देवताले लिख रहे थे, इवन आलोक धनवा, राजेश जोशी का जो दौर रहा है, आरंभिक दौर 70 का दशक रहा है जी। उस दौर से कविता बहुत आगे जा चुकी है, कविता का बहुत विस्तार हुआ है जी। जैसे पहले कुछ लोग सामाजिक कथ्यों से प्रभावित होकर के या सामाजिक संघर्षों से प्रेरित होकर के कविताएं लिखते थे। अभी आलोक धनवा में भी देखिएगा, राजेश जोशी में भी देखिएगा, अरुण कमल में भी देखिएगा जी। या और बाकी भी तमाम कवि हैं, प्रकाश ये उदय प्रकाश है जी, नरेंद्र जैन है, असद जैदी है। तो लेकिन कविता का बहुत विस्तार हुआ है, कविता में जीवन के विविध प्रसंग आजकल आ रहे हैं। मतलब स्त्रियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कविताएं लिख रहा है, दलित वर्ग से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कविताएं लिख रहे हैं जी। तो कविता में जीवन के विविध संदर्भ आ रहे हैं, विविध प्रसंग आ रहे हैं। हिंदी कविता का बड़ा विस्तार हुआ है। इसी दौर में विमर्श भी चले जी। तो विमर्शों ने भी हिंदी कविता को बहुत विस्तार दिया है जी। बहुत सारे प्रसंगों पर कविताएं आजकल लिखी जा रही हैं। जीवन के नितांत निजी प्रसंगों पर आजकल कविताएं लिखी जा रही हैं। तो आप कुल मिलाकर संतुष्ट हैं वर्तमान कविता? तो देखिए, जो कविताएं लिखी जा रही हैं उसमें बहुत सारे कवि हैं जो अच्छी कविताएं भी लिख रहे हैं। बहुत सारे कवि ऐसे भी हैं जो बहुत बोगस और रद्दी कविताएं लिख रहे हैं। ये ऐसा कहानियों में भी हो रहा है। कुछ अच्छे कवियों का नाम लेना चाहेंगे अगर उचित समझे, जो आपकी दृष्टि में अच्छे हैं, वर्तमान में लिख रहे हैं और आपकी दृष्टि में बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो ऐसे कुछ कवियों का नाम लेना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत सारे कवि हैं। जैसे कुछ साल पहले हमने लमही में एक लेख लिखा था जिसमें हमने नए कवियों का नाम लिया था जी। तो जैसे हरे प्रकाश उपाध्याय, कुमार वीरेंद्र जी, राजस्थान के कवि हैं प्रभात जी, एक कवि है बनारस का विहाग वैभव जी, उसका छोटा भाई भी कविता लिखता है, अदनान कफील दरवेश है जी, बहुत सारे कवि हैं, संतोष चतुर्वेदी हैं जी, जी, इलाहाबाद में रहते हैं जी, इनसे पहले के भी जो मेरी पीढ़ी में है, एकांत श्रीवास्तव ने अच्छी कविताएं लिखी हैं जी, देवी प्रसाद मिश्र ने अच्छी कविताएं लिखी हैं जी, तो आर चेतन क्रांति ने अच्छी कविताएं लिखी हैं। बहुत सारे कवि हैं जो कविताएं अच्छी भी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारा कूड़ा करकट भी लिखा जा रहा है। तो एक जो अच्छा पाठक होगा ना वो अपनी कविताएं छांट लेगा, वो चुन लेगा, उसे जो अच्छा है वो उसे निकाल लेगा उसमें से जो भी। जैसे हम लोगों को तो पढ़ते पढ़ते हम लोग इस तरह के अनुभवी पाठक तो हो ही गए हैं जी। इतना तो कहना ही पड़ेगा कि कोई गद्य पढ़ रहा हूँ मैं जी, कोई कहानी है, कोई 75 गद्य का टुकड़ा है, तो पहला पन्ना पढ़ते पढ़ते ही लग जाता है कि ये अच्छा गद्य है, या पहली दूसरी पंक्ति पढ़ते ही लग जाता है कि अच्छी कविता है। तो मस्तिष्क जो है उसी को ग्रहण करता है। जो बहुत बोगस लिखा हुआ है ना उसको हम लोग चाह के भी पढ़ नहीं पाते हैं। से बहुत सारी किताबें मेरे पास आती हैं, कविता की भी, अन्य विधाओं की भी, लेकिन मैं सारी पुस्तकें नहीं पढ़ पाता हूँ। मेरा मस्तिष्क जो है उसको ग्रहण नहीं कर पाता। जो श्रेष्ठ है वही आपके ज्यादा करीब होता है। उसे आदमी, अब जो बहुत बढ़िया लिखा गया है ना उससे आदमी जुड़ता चला जाता है, उसकी ओर खींचता चला जाता है। जी जी, उसमें एक सहज आकर्षण होता है जी। एक अच्छी कविता, एक अच्छा गद्य पहले पाठ में ही आपको अपने प्रभाव में ले लेता है। जी, सही कहा। उसकी भाषा, उसका जो शिल्प है, उसका जो कहने का अंदाज है, वो सब मिल करके एक ऐसा सम्मोहन पैदा करता है ना कि पाठक उससे जुड़ता चला जाता है। जी जी जी। हाँ, बहुत सारी चीजें हम लोग उस तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। जी। बात बताऊं कि अभी पुस्तक मेले से हमने धूमिल समग्र खरीदा। अच्छा।
और युवा काल में धूमिल हमारे बड़े प्रिय कवि थे जी। ये मुक्तिबोध को हम लोग बहुत पढ़ते थे, लेकिन हमने देखा कि धूमिल की सारी कविताओं को आज के दौर में फिर से एक बार पढ़ना, उसका पाठ करना जैसे एक बहुत ही तकलीफ देह प्रसंग है। जैसे उसमें दिमाग धंस नहीं पाता है। अच्छा। वो जिस तरह के जीवन में रहे, जिस तरह के तनाव में रहे, जिस तरह का संघर्ष उनका, आपने धूमिल को सुना होगा कि 38 साल की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, इसी लखनऊ में। लखनऊ में ही उनकी डेथ हुई थी हॉस्पिटल में। अच्छा। 1975 में। यह मुक्तिबोध की बहुत सारी कविताएं हैं। तो जब जीवन बदलता है आपका, जब समय बदलता है ना, तो साहित्य का पाठ भी बदलता है और आपकी पसंद भी बदलती है जी। जैसे अब हम लोग इस तरह का साहित्य भी पढ़ना चाहते हैं ना, जिसको मैं पढ़ूं तो जैसे हमको थोड़ा वो उत्फुल्ल कर दे, जैसे हमको थोड़ा प्रसन्न कर दे जी। जैसे थोड़ा हमारा मन खिल जाए पढ़ने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद हम अपने भीतर एक बदलाव का अनुभव करें। एक ऐसा माहौल बने मेरे मनोमस्तिष्क में कि मेरे अंदर एक बदलाव आ गया, सकारात्मक बदलाव आ गया, एक खुशी महसूस कर सके अपने आसपास। जैसे साहित्य पढ़ना हमेशा, जैसे अवसाद का साहित्य मुझे अच्छा नहीं लगता है। अच्छा। हताशा निराशा का साहित्य मुझे अच्छा नहीं लगता है जी। मैं हमेशा चाहता हूँ कि कुछ ऐसा पढूं जिससे मेरे जीवन में गति आए, जैसे मेरे जीवन में एक सकारात्मक दृष्टि विकसित हो जी। इस तरह की चीजें मैं ज्यादा पसंद करता हूँ जी जी जी। चाहे वो कविताएं हो या कहानियां हो या उपन्यास हो। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि सोवियत रूस में एक लेखक हुए हैं, निकोलाई ऑस्ट्रोवस्की जी, जिनका एक हिंदी में उपन्यास अनुवाद उसका किया है प्रेमचंद के बेटे अमृत राय ने जी, अग्नि दीक्षा नाम से जी। तो जब मैं एमए कर रहा था तो हमने अग्नि दीक्षा पढ़ा जी। उसको पढ़ करके मेरी स्मृति में अब भी इतनी बात है कि मैं बहुत उत्साहित हो गया था। अच्छा। मुझे लगा कि जैसे जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है, बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। तो एक साहित्य की भूमिका तो ये भी होती है ना कि आपको वो गतिशील बना दे, आपको प्रेरित कर दे जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। तो निकोलाई ऑस्ट्रोवस्की का अग्नि दीक्षा पढ़ करके मैं बहुत प्रेरित हुआ था। अभी भी आप रसकुल हमजातो का मेरा दागिस्तान पढ़िए तो आपका मन खिल जाता है। ऐसी सोच है, ऐसी भाषा है जो आपके जीवन में एक सकारात्मक भाव पैदा करती है, आपको स्मृतियों से जोड़ती है, आपको जीवन राग से जोड़ती है। अब जैसे निराला की कविता आप पढ़िए राम की शक्ति पूजा, तो पढ़ करके आपके मन में एक आशा का संचार होगा। कविता का जिस तरह से अंत होता है ना राम की शक्ति पूजा में कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहर महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो जैसे लगता है कि उद्घोष हो रहा है ना कि राम आपकी जीत होगी। एक ऊर्जा का संचार सा महसूस होता है। मैंने जो सच्चे कर्म से जुड़ा हुआ है, सच्चे संघर्षों से जुड़ा हुआ है, जो अविवेक और अन्याय का विरोध कर रहा है, जो राक्षसी सत्ता का विरोध कर रहा है, रावण का विरोध कर रहा है, उसके लिए कहा गया है ना कि तुम्हारी जय होगी, तुम्हारी जय होगी। तो ऐसी कविताएं जीवन में आशा का संचार करते हैं जी जी। ऐसा साहित्य भी पढ़ना चाहता है जी जी। बातचीत को आज यहीं विराम देते हैं, शेष अगले भाग में। धन्यवाद।